Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. राजस्थान में जारी सियासी हलचल के बीच पायलट खेमे को मिली थोड़ी राहत। 24 जुलाई तक बागी विधायकों की कार्रवाई पर रोक। 24 जुलाई को आ सकता है फैसला। ओबीसी कोटे के नियमों में बदलाव से पहले केंद्र सरकार के अंदर ही उठने लगी आवाज। बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने सभी ओबीसी सांसदों को लिखा पत्र। ओबीसी नियम के बदलाव के लिए बनी कमेटी ने 3 सब कैटेगरीज बनाने के लिए दिए सुझाव। सीएए के रूल्स बनाने से क्यों हिचक रही है सरकार? 6 महीने गुजर गए पर बने नहीं नियम। कोरोना से अब तक दमे 104 डॉक्टरों की मौत। अब N95 मास्क पर भी आई नई चेतावनी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने पंजाबी और जाट समुदाय पर दिए बयान पर मांगी माफी। मुख्यमंत्री ने इन दोनों समुदायों को बताया कम बुद्धि वाला। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, इसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, जो कि बहुत दिनों से इस समय सुर्खियों में चल रही है और जो राजनीतिक ड्रामा जो राजस्थान में चल रहा है उस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट में हियरिंग्स का जो सिलसिला है, सुनवाई का जो सिलसिला है, वो अभी भी जारी है। और आज राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट और जो उनके साथ 18 एमएलएज ने पिटिशन फाइल किया था, जिनको डिस्क्वालिफिकेशन नोटिसेस दिए थे स्पीकर ने, तो उस मामले की सुनवाई को 24 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि थोड़ी राहत सचिन पायलट के लिए है, लेकिन साथ में ही अभी ये देखना होगा कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। क्या अब फ्लोर टेस्ट बुलाया जाएगा? क्या गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाते हैं? और दूसरी तरफ सचिन पायलट का भविष्य अब क्या है? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि अभी भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने डोर्स ओपन रखे हैं। अभी भी वो एक जो बातचीत का सिलसिला है वो जारी है। सोर्सेज के हवाले से ये ऐसी खबरें आ रही हैं। और जिस तरह से कड़ा कटाक्ष जो अशोक गहलोत का कल हमने देखा, जिसमें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मीडिया के सामने उन्होंने जिस तरह से सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा, और खुद उन्होंने बोला कि मैं क्या सिर्फ बैगन यहाँ पर बेच रहा हूँ, क्या मैं सिर्फ सब्जी बेचने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। तो एक बहुत ही एसर्बिक अटैक जो हमने अशोक गहलोत का देखा था, उसके बाद ऐसा लगता है कि सचिन पायलट के लिए राजस्थान की स्टेट पॉलिटिक्स में तो शायद जगह नहीं होगी, लेकिन अगर किसी भी वार्ता की गुंजाइश या किसी भी बातचीत या डायलॉग की गुंजाइश गांधी परिवार के जरिए दिखती है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, तो उसमें अगर वो विंडो ओपन होता है तो सचिन पायलट का भविष्य क्या होगा? वो केंद्रीय लीडरशिप में जाएंगे या क्या करेंगे? उस पर अभी सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि जो आज की सुनवाई थी, उस सुनवाई में कल आपको बताया था हमने कि अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि स्पीकर सीपी जोशी का पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये पिटिशन बिल्कुल प्रीमेच्योर है और स्पीकर के फैसले के पहले कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना सकता। तो आज जब सुनवाई के दौरान आज मुकुल रोहतगी ने जो पक्ष रखा अपना, उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि देयर इज़ नो रिकॉर्ड टू शो दैट द राजस्थान स्पीकर अप्लाइड हिज माइंड। आपको ध्यान होगा कि 2-3 दिन पहले इस तरीके की बातें आ रही थी कि स्पीकर का क्या रोल है कि जब ऐसी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस उसके पास आती है तो उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। और आज मुकुल रोहतगी ने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी ऐसा रिकॉर्ड या कोई ऐसा तथ्य या एविडेंस है जिस बात को प्रमाणित करता है कि स्पीकर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया हो। इसके अलावा मुकुल रोहतगी ने एक पॉइंट और रखा कि जितने भी जो रिबेल एमएलएज हैं, जो बागी विधायक हैं, उनको रिप्लाई देने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिला है जितना टाइम उन्हें मिलना चाहिए था। और तीसरी चीज़, फिर से वही बात उन्होंने रखी जो कि हरीश साल्वे ने पहले या दूसरे दिन बोली थी कि देयर इज़ नो रीज़न फॉर इशूइंग द नोटिस। अगर डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस स्पीकर ने दिया है तो उसमें रीज़न कोई मेंशन नहीं है। एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया गया था कि जो सीएलपी हुई है उसमें पार्टी के विप को डिफाई किया गया है, जिस बात को कोर्ट ने अपनी तरफ से भी ये क्लियर कर दिया है। बेंच ने इस बात को साफ कहा कि विप इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन द विधानसभा इज़ इन द सेशन। तो सेशन नहीं था और सत्र में नहीं था विधानसभा, तो ऐसे में ये जो पूरे आर्ग्यूमेंट्स हैं ये बहुत ही एक रोचक मोड़ ले चुके हैं। अब 24 को ये फैसला आएगा या नहीं आएगा, अभी फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो कोर्ट की जो पारी है वो मुझे लगता है कि राजस्थान हाई कोर्ट में नहीं बल्कि शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक
पहुंचेगा। लेकिन आज ऐसे में आपको बता दें कि जो राजनीतिक उठापटक है इसको लेकर और बयानबाजी है वो भी बिल्कुल गरमाई रही। आज गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन पर ये लांछन लग रहे हैं कि उन्होंने खरीद फरोख्त में हिस्सा लिया और एमएलएज को खरीदने की उन्होंने कोशिश की, तो आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक ट्वीट में ऐसा कहा है कि कोरोना से लड़ने का समय है और आप तो अंताक्षरी खेल रहे हैं। उन एमएलएज के लिए जिनके मानेसर से खबरें आ रही थी और उन्होंने गाना गाते हुए नजर आए थे, तो उसी पर कटाक्ष करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आप तो इटालियन फूड इस समय खा रहे हैं, जबकि आपको भूखे लोगों का पेट भरना चाहिए, कोरोना की महामारी से लड़ने की ज़रूरत है। तो अब सवाल ये उठता है कि गहलोत के पास, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि गहलोत इज़ वर्किंग ऑन अ मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी। अब गहलोत इस समय ऐसा क्या करेंगे कि जो ये क्लेम कर रहे हैं, आज भी उन्होंने ये इस बात को क्लेम किया है कि 115 एमएलएज का इनके पास सपोर्ट है। तो एमएलएज को अपने खेमे में रखना इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो ऐसा कह रहे हैं कि उनके पास 115 एमएलएज हैं। जिस तरीके का मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने जो अपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो कि सूत्रों के हवालों से आज मैं कुछ लीडर्स से बात कर रही थी राजस्थान में, जिसमें उन्होंने कहा कि इस समय जो एमएलएज हैं, खासकर जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं और जो कांग्रेस के पावरफुल लीडर्स हैं, उनको रखने के लिए जाहिर सी बात है कि अब अगर कैबिनेट रिशफल होगा तो उसमें उन्हें कैबिनेट बर्थ की प्रॉमिस दी जाएगी, ऐसा वो कहेंगे। आपने देखा कि जिस तरह से डोटासरा को स्टेट चीफ बना दिया गया है, वो एक जाट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जाट कम्युनिटी को भी उन्होंने विन ओवर करने की कोशिश किया है। उधर गुज्जर्स हैं, उधर मीनाज हैं, उनको ये प्रॉमिस किया जा रहा है, जो पैरेलल बातें चल रही हैं कि ये गुज्जर्स, मीनाज, जाट कम्युनिटीज़, इन सबको अशोक गहलोत विल ट्राई एंड वू दिस कम्युनिटी सो दैट द एमएलएज डू नॉट स्प्लिट। अब ये कितनी बड़ी चुनौती है समय अशोक गहलोत के सामने, क्योंकि अगर डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे हो जाता है तब उसके बाद ये देखना होगा कि गहलोत सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन थ्रू हो गया, यानी कि अगर सचिन पायलट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उनके साथ जो 18 एमएलएज उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तब अशोक गहलोत के लिए अपना जो मत है वो साबित करना वो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि जो असेंबली की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। लेकिन ऐसे में आपको ये भी बता दें कि एक जोक जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिस तरीके से बार बार बीजेपी पर ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो सरकार गिराने की कोशिश करती है, तो एक जोक बड़ा इंटरेस्टिंग था और वो आपसे शेयर करूँगी कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सोचा कि होली मना ले, अब रक्षाबंधन वो सोच रही है कि राजस्थान में मना ले, और ऐसे जो स्पेकुलेशंस आ रहे हैं कि हो सकता है दिवाली में महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की कोशिश की जाए। तो ऐसे जोक्स इस समय तमाम सोशल मीडिया पर घिरे हुए हैं। लेकिन जहां तक फ्लोर टेस्ट का सवाल है, फ्लोर टेस्ट इज़ द डिस्क्रेशन ऑफ द गवर्नर ओनली। अब ऐसे में क्या ऑल्टरनेटिव सामने है, गवर्नर बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, राजस्थान हाईकोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन आता है, ये सारी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई 24 तारीख तक के लिए टाल दी गई है, तो 24 तारीख को फिर से इस पर कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट में ही नहीं, बल्कि बहुत सारी पॉलिटिकल मनूवरिंग्स भी हो रही हैं। जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है और जिस तरीके से हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को देख रहे हैं कि जिस तरीके से सीबीआई को पीछे लगाया जा रहा है, जिस तरह से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स के ऑफिसर्स को लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, दोनों तरफ से, केंद्र के तरफ से और राजस्थान सरकार की तरफ से, इन एजेंसीज़ का इस्तेमाल इस समय भरपूर किया जा रहा है। अब कितनी सफलता मिलती है इसमें और क्या गहलोत अपनी सरकार बचा पाएंगे, इन सब पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। अब आइए दूसरी खबर की ओर चलते हैं, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दूसरी खबर ओबीसी कोटे को लेकर जुड़ी हुई है। ओबीसी समुदाय में काफ़ी सुगबुगाहट इस समय है, क्योंकि जो खबरें अभी आ रही हैं उसमें से ऐसा पता चल रहा है कि आपको ध्यान होगा कि मोदी सरकार ने 2017 में मंडल कमीशन के बाद एक रोहिणी कमीशन बनाया था। उस रोहिणी कमीशन को ये कहा गया था कि जितना ओबीसी से जुड़ा हुआ डेटा है, उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है सरकारी जॉब्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, उसका आकलन किया जाए। और उसके जो जिस सेंसस के आधार पर रोहिणी कमीशन ने अपना डेटा ऑथराइज किया है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द ब्रिटिश ईरा सेंसस। क्योंकि आपको ध्यान होगा जो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, उसने गवर्नमेंट ने अभी भी विथहोल्ड करके रखा हुआ है। तो उस ब्रिटिश ईरा के जो सेंसस के आधार पर रोहिणी कमीशन से के एक मेंबर ने प्रेस से बात करते हुए ये कहा है कि जो 27% जो ओबीसी रिजर्वेशन है, अब उसे सब कैटेगराइज किया जाएगा 3 भागों में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन है, उसमें जो बाकी समुदाय हैं, 5000 ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं। लेकिन इस कमीशन के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं कि सिर्फ 12 से 13 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिला है, यानी कि जिनको वाकई में पूर्णतः रूप से
आरक्षण मिला है। बाकी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको 0% रिजर्वेशन मिला है और ऑलमोस्ट नियर सब ज़ीरो लेवल रिजर्वेशन। तो किस तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए ओबीसी कम्युनिटी में, ओबीसी के कोटे में, इसको लेकर ये सरकार की तरफ से एक पहल है। लेकिन ओबीसी लीडर्स का ये मानना है कि ये एक राजनीतिक स्ट्रोक है, एक पॉलिटिकल स्ट्रोक है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ओबीसी की बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो मोदी गवर्नमेंट को वोट नहीं कर रही थी। हम कैसे भूल जाएं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बिहार में अभी इलेक्शंस हैं नवंबर में। तो ये जो ओबीसी कम्युनिटी है और जो ये कोटा है, इसमें कैसे रीच आउट करेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी सब कोटे में जो कि मोदी सरकार को वोट नहीं कर रही थी। तो अगर एक ये मास्टर स्ट्रोक अगर माना जाए मोदी सरकार की तरफ से, तो अब ये देखना होगा कि क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन सकता है, क्योंकि जिनको अभी तक ज़्यादा जो डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से जो ओबीसी कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन मिला था, तो उनको लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी। बार बार ये बोला जा रहा था कि कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें रिजर्वेशन ज़्यादा मिला है, जिन्हें बेनिफिट ज़्यादा मिले हैं। तो ये कहा जा रहा है कि एक हार्टबर्न था सारी कम्युनिटीज़ में कि एक ही या दो कम्युनिटीज़ या 12 कम्युनिटीज़ को ही ये सारा आरक्षण का जो बेनिफिट है ये क्यों मिले। तो एक तरफ पॉलिटिकल लड़ाई है जो कि पॉलिटिकली देखी जा रही है, और दूसरी जो तथ्य के बेसिस पर आधारित है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड सारे में कैसे करें। लेकिन अब ऐसे में जितने भी ओबीसीज एमपीज़ हैं उनमें भी एक विरोध के स्वर गूंज रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जो क्रीमी लेयर को लेकर जो एक डिस्कशन है वो शुरू हो गया है सरकार के अंदर कि जो क्रीमी लेयर है उसकी इनकम लिमिट कैसी तय की जाए। अभी जो प्रेजेंट इनकम लिमिट है वो 8 लाख रुपए पर एनम है, लेकिन अब जो ओबीसी के एमपीज़ हैं, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन सोशल वेलफेयर, तो उसके एमपी जो गणेश सिंह हैं, उन्होंने सारे ओबीसीज करीब 100 एमपीज़ ऐसे हैं जिनको पत्र लिखा है और कहा है कि आप इंडिविजुअली प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय को ट्वीट करिए और ट्वीट करके कहिए कि जो आपकी सैलरीज हैं और जो एग्रीकल्चर इनकम है उसे ना इंक्लूड किया जाए ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू आर डिसाइडिंग ऑन द क्रीमी लेयर इनकम लिमिट। तो ये सारी एक सुगबुकाहट है पूरे ओबीसी और क्रीमी लेयर को लेकर जब एक चर्चा में बात आई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर एक तरफ हम तथ्यों की बात करें तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्या हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और दूसरी तरफ ये है कि एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी है, क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट क्रूशल स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे इलेक्शंस इन बिहार विच आर राइट देयर इन नवंबर। तो इन सारी चीज़ों पर निगाहें हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कुछ ओबीसी लीडर से आज मैं बात कर रही थी जिन्होंने कहा कि इसमें पब्लिक हियरिंग, जो रोहिणी कमीशन है उसने पब्लिक हियरिंग नहीं की है, यानी कि सारे स्टेक होल्डर्स से इसमें बात नहीं हुई है। और ऐसे में अगर ये कमीशन अपनी कोई रिकमेंडेशन लेकर आता है तो उसे चैलेंज किया जाएगा। तो कितनी सफलता इस कमीशन को मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसकी जो टाइम लिमिट है इस कमीशन की, इसे अपनी रिपोर्ट 2021 जनवरी तक देनी है, तो समय कम है। और ऐसे में कितनी इंटरेस्ट को अकोमोडेट कर पाएगा ये कमीशन, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं तीसरी खबर की ओर चलती हूँ। तीसरी खबर है नागरिकता संशोधन कानून को लेकर। आज पार्लियामेंट्री कमेटी के जो चेयरमैन है, जो सब लेजिस्लेटिव कमेटी है, उसके जो चेयरमैन है कृष्णा राजू, उन्होंने कहा है कि वो एक पत्र लिखने वाले हैं एमएचए को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, कि नागरिकता संशोधन कानून पिछले साल जो पारित हुआ था उसके बाद 6 महीने का टाइम होता है जब होम मिनिस्ट्री को रूल्स बनाने हैं, यानी कि नियम बनाने हैं। लेकिन आज इतना टाइम बीत गया है, उन्होंने रूल्स नहीं बनाए हैं, रूल्स को नोटिफाई नहीं किया है। और इसके अलावा जो मैनुअल है पार्लियामेंट्री वर्क्स का, तो कोई भी जब लेजिस्लेशन आता है तो उसमें अगर आप नियम नोटिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप एक्सटेंशन मांगते हैं, यानी कि एमएचए एक्सटेंशन मांगता है 3 महीने के लिए। लेकिन जहां तक सीए का सवाल है, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का सवाल है, तो ना तो सिर्फ रूल्स नोटिफाई हुए हैं, बल्कि गृह मंत्रालय ने इस पर एक्सटेंशन भी नहीं मांगा है। और ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी रिपोर्टर्स जिन्होंने एमएचए से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने नो कमेंट्स करके अभी कुछ भी इस पे कहने से इनकार किया है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि जो नागरिकता संशोधन कानून, जो कि इतना पॉलिटिकली हॉट सब्जेक्ट था मौजूदा सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, जिसको लेकर इतने प्रोटेस्ट हुए, शाहीन बाग से लेकर लखनऊ, पूरे देश में जिसके लिए विरोध प्रदर्शन हुआ, और जिसको ये कहा गया कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे हम 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को नागरिकता देंगे। तो आज क्या बात है कि क्या ये नागरिकता संशोधन कानून, क्या ये ठंडे बस्ते में चला गया है? क्योंकि जिस तरीके से इसकी आलोचना हुई थी, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर
यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस की समिट में भी इसका मेंशन हुआ था। तो क्या ये बिल अब ठंडे बस्ते में चला गया है? क्या अब ये सरकार की प्रायोरिटी नहीं है? वही बिल जिसको लेकर सरकार कह रही थी कि हम 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को हम नागरिकता देंगे जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, तो क्या वो प्रायोरिटी में नहीं है? और अगर प्रायोरिटी में है तो क्या जो नियम और कानून जिससे कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ चलती हैं, जिससे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, क्या सरकार उसे इस समय सीरियसली नहीं ले रही है? ये सारे सवाल हमारे सामने खड़े हैं, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस तरह से, जिस स्केल पर प्रोटेस्ट हुआ था, और अगर आज सरकार उस पर नियम नहीं नोटिफाई कर पाई है, जिसको लेकर एक्सटेंशन नहीं मांग पा रही है, तो उसका कारण क्या है? क्या वो प्रायोरिटी से बाहर हो गया है सरकार के, या फिर जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं उसकी अनदेखी कर रही है मोदी सरकार? ये सारे बड़े सवाल हैं, इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। चौथी खबर हमारी आज कोरोना अपडेट के मामले को लेकर है। आपको ये बता दें कि जो खबरें आ रही हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो एक आंकड़ा है, उस आंकड़े के मुताबिक अभी तक 106 डॉक्टर्स की मौत कोविड से हो चुकी है, जिसमें कि जो एज ग्रुप्स अगर मैं आपको बताऊं तो 40 साल के जो डॉक्टर्स रहे हैं उसमें से 21% मौतें हुई हैं। बिलो 50 ईयर्स जो डॉक्टर्स हैं उनकी 29.6%, और बिलो यानी कि 60 साल के नीचे के जो डॉक्टर्स हैं उनमें जो डेथ्स देखी गई हैं वो 55.5% है। अब आपको बता दें जो डॉक्टर्स की डेथ है उसके जो मुख्य कारण है कि उनको PPE किट्स अवेलेबल नहीं हो पाई, समय पे ग्लव्स नहीं मिल पाए, मास्क नहीं मिल पाए, और लगातार जो पेशेंट के संपर्क में जो डॉक्टर्स रहते हैं वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं, तो वो सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। क्या हम डॉक्टर्स और नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या रोटेशन में उनसे काम लिया जाता है? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन आज एक दो खबरें और भी हैं जो कोरोना से इस समय जुड़ी हुई हैं, और ये है कि ब्रीदेबल जो N95 मास्क को लेकर कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं कि जो ऐसे वाल्व जो मास्क हैं जिसमें कि फ्रंट वाल्व्स होते हैं, जो फ्रंटल ओपनिंग्स होती हैं, वो सेफ़ नहीं है। क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि जो N95 रेस्पिरेटरी मास्क हैं दे आर द सेफेस्ट, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उन वाल्व्स में जिसमें आगे से ओपनिंग होती है और जिसमें वाल्व्स होते हैं वो उनके यूसेज को लेकर गाइडलाइंस की बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो 100% सेफ़ नहीं है। दूसरी तरफ एक और ये रिपोर्ट आ रही है कि जो PPE किट्स हैं, भारत चाइना के बाद दूसरा ऐसा देश था जिसने कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ PPE किट्स पिछले कुछ महीनों में बनाई है। इतनी ज़्यादा किट्स भारत ने बना तो ली, लेकिन जो क्वालिटी है PPE किट्स की उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि खुद डॉक्टर्स और नर्सेज जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हॉस्पिटल्स में, उन्होंने प्रेस में जो अपनी ऑफ द रिकॉर्ड जो खबरें दी हैं वो ये कहा है कि जो PPE किट्स की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। दे आर अनब्रीदेबल, दे आर लाइक गैस चेम्बर्स, वो फिट बिल्कुल भी यूसेज के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। तो आज सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि हम PPE किट्स बनाने की होड़ में आज हम क्वालिटी पर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? आज 11 लाख से ज़्यादा मौत जो इन्फेक्टेड केसेस हैं इस समय कोरोना के, 28,000 लगभग हमारा आंकड़ा पहुंच रहा है डेथ्स का। तो ऐसे में डॉक्टर्स का एक्सपोजर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब आपके डॉक्टर्स ही सेफ़ नहीं रहेंगे तो वो बाकी लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो एक बड़ा सवाल ये है कि जो बड़े इतनी भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो मौतों की जो खबरें आ रही हैं, और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है डॉक्टर्स के लिए, उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हैं कि जो PPE किट्स हैं, चाहे वो मास्क हो चाहे ग्लव्स हो, आज पर्याप्त मात्रा में या तो मिल नहीं रहे हैं, और अगर मिल भी रहे हैं तो उसकी क्वालिटी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर ये मौजूदा सरकार क्यों नहीं फोकस कर पा रही है? क्या हम प्रोडक्शन बूस्ट में इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हम करने के लिए तैयार हैं? और ऐसे में हम जान कैसे बचाएंगे? डॉक्टर्स कहाँ हैं आपके? अगर डॉक्टर्स की मौतें इस तरह से होती रहेंगी तो जो बढ़ता हुआ कोरोना का संक्रमण है उसे बचाने के लिए लोग कहाँ से हमें मिलेंगे? क्योंकि वाकई में वैसे ही पहले से ही शॉर्टेज कितनी है डॉक्टर्स की। अगर आप रेशो में आंकड़ा देखें तो कितने कम डॉक्टर्स अपने देश में हैं ऑलरेडी, और जिसको लेकर बार बार इस बात को पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर इन बातों को रखा गया है कि अपने देश में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। और कोरोना ऐसे पैंडेमिक में, एक वैश्विक महामारी के दौरान अगर IMA इस बात को कहता है कि 106 डॉक्टर्स की मौतें हो चुकी हैं, तो इससे भारी मैं कहूँगी कि इससे बड़ी एक फिंगर पॉइंटिंग सरकार पर और क्या हो सकती है कि सरकार की आंखें अगर अब नहीं खुल रही हैं तो कब खुलेंगी? इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैं अब आपको आखिरी खबर की ओर लेकर चलती हूँ, और वो है त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब देब का एक बयान। अगर 2 दिन पहले एक अगरतला प्रेस क्लब में उन्होंने एक एड्रेस, एक संबोधन किया था जिसमें उन्होंने
भले ही ह्यूमरस तरीके से इस बात को बोला हो और बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बात करनी शुरू कर दी और कहा कि जो जाट्स और पंजाबीज़ हैं उनकी बुद्धि कम होती है, और बंगालीज़ के कंपैरिजन उन्होंने कहा कि बंगालीज़ को आप इनकी इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, और जाट्स और बंगालीज़ हैं उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन वो कम बुद्धि के माने जाते हैं। तो वो ये बोलकर उन्होंने शायद हंसाने की कोशिश करी हो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है, और खासकर जब रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इट्स अ वेरी इनसेंसिटिव रिमार्क, वेयर इज़ खट्टर जी, वेयर इज़ दुष्यंत चौटाला, तो उसके बाद आज उन्होंने एक अपॉलॉजी दी है, एक माफ़ीनामा इशू किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, मेरा किसी कम्युनिटी या समुदाय को हर्ट करने से का मेरा मकसद नहीं था, किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं था, और मैं इन समुदायों के साथ बहुत क्लोजली काम कर चुका हूं। लेकिन सवाल आज ये उठता है कि इतनी पब्लिक पोजीशन में बैठे हुए इतने बड़े लीडर्स, चीफ मिनिस्टर के पोजीशन पे बैठे हुए जो लीडर्स हैं, आज वो कितने इनसेंसिटिव रिमार्क्स किसी भी कम्युनिटीज़ के बारे में कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। भले ही उन्होंने लाइटर वेन में कहा हो, लेकिन इतने इनसेंसिटिव रिमार्क्स, वो भी जाट्स और पंजाबीज़ या किसी भी कम्युनिटी को लेकर, वही कम्युनिटीज़ हैं जिनको लेकर ये इलेक्शंस के टाइम रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफ द कफ रिमार्क्स लेने से मैंने देखा है कि ये लीडर्स बचते नहीं। और खासकर अगर विप्लव देव की हम बात करें, तो विप्लव देव ने जब 2018 से कमान संभाली है, तो आए दिन उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी अनाप शनाप बातें करी हैं। अब आपको ये बता दें कि जैसे 2018 में उन्होंने डायना हेडन के लिए कहा था कि शी वॉज नॉट फिट टू बी मिस ब्यूटी, शी वॉज नॉट फिट फॉर द ब्यूटी पैजेंट। फिर उन्होंने जैसे कहा, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि इंटरनेट और सैटेलाइट्स तो महाभारत के टाइम से ही देखे जा रहे थे। तो इस तरीके के जो बिल्कुल अनसाइंटिफिक, तथ्यविहीन जो स्टेटमेंट्स विप्लव देव के रहे हैं, लेकिन ये वाला जो एक कमेंट था बहुत ही इंसेंसिटिव था, और उन्होंने अपॉलॉजी तभी इशू की है जब रणदीप सुरजेवाला ने इस बात को उठाया है, और उनको ये लगा कि कहीं ये पॉलिटिकली उनको हार्म ना करे, पॉलिटिकली कहीं ये बैकफायर ना करे। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, विप्लव देव ने माफ़ी ज़रूर मांग ली है, लेकिन बाकी लीडर्स के लिए एक बड़ा सबक है कि ऑफ द कफ रिमार्क्स से लीडर्स बचे। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि लीडर्स ऐसे ऑफ द कफ रिमार्क्स से बचते नहीं हैं, बल्कि कहीं कहीं पर डेलिबरेटली उन रिमार्क्स को बोलते हैं। तो इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आपको कैसा लगा? इट्स नॉट फेक। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @neelu317। देयर इज एन ईमेल आईडी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन, उस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट्स नॉट फेक।